नमस्कार दोस्तों। जी के ट्यूटन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आपको महिला और बाल अपराध से संबंधित विषय का विषयवार अध्ययन करवा रहा हूँ, जिसमें महिला और बाल अपराध से संबंधित भाग 2 का अध्ययन करेंगे। और इस 2 के अंतर्गत पहले वाले पार्ट में हमने बताया था कि महिला बाल अपराध से संबंधित जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, इसकी संविधान के अंतर्गत महिला और बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। उसमें हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 15 के अंतर्गत समानता का अधिकार मिलता है। आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन के तहत ऐसे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत और वही प्रावधान देखे थे अपने मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत कि संविधान के प्रारंभ में भी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज महिला और बाल अपराध से संबंधित जो भी विषय वस्तु होगी वो आपको अध्ययन करवाई जाएगी। सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत उन विषयों को देखते हैं कि क्या क्या बिंदु हैं जिन पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला तो अध्ययन करेंगे हम बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। दूसरा पढ़ेंगे अपन दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तीसरा पढ़ेंगे हम सती रोकथाम अधिनियम 1987। सती रोकथाम अधिनियम 1987। इसके बाद पढ़ेंगे अपन स्त्री लज्जा भंग करने के संबंध में। स्त्री लज्जा भंग करने के संबंध में धारा 354 में किए गए विशेष प्रावधान। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक अधिनियम। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक अधिनियम 2003। इसके बाद पढ़ेंगे हम पीसीपीएनडीटी एक्ट या निवारक अधिनियम। निवारक अधिनियम 1994। पीसीपीएनडीटी एक्ट अधिनियम 1994। इसके बाद पढ़ेंगे अनैतिक व्यापार अधिनियम। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। इसके बाद पढ़ेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। दोस्तों, महिला और बाल अपराध के संबंध में या महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं या बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं वो इन श्रेणियों में आते हैं। सबसे पहला बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसके अंतर्गत बच्चों का
अल्पवयस्क आयु में यानी कि 18 वर्ष से कम जो आयु के होते हैं वो बालक कहलाते हैं। उन बच्चों का वयस्क ना होने पर विवाह कर दिया जाना ही बाल विवाह की श्रेणी में आता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यानी कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, उसे रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लाया गया। दोस्तों ये एक ऐसा अधिनियम है कि इसे लागू करने के लिए संसद लोकसभा और राज्यसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई और उसके बाद में इस एक्ट को पारित किया गया। सती रोकथाम अधिनियम 1987। सती रोकथाम अधिनियम क्या है? यानी कि महिलाएं अपने पति की मृत्यु पर सती हो जाया करती थी, जिंदा ही उसकी चिता पर जल करके, तो उसे रोकने के लिए सती रोकथाम अधिनियम लाया गया 1987 ईस्वी में। स्त्री लज्जा भंग करने के संबंध में धारा 354 आती है। धारा 354 के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान या धारा 354 की कुछ उपधाराएं जोड़ी गई हैं कि महिलाओं की जो लज्जा भंग की जाएगी उसके अंतर्गत क्या क्या सजा का प्रावधान होगा। महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, किसी कंपनी में या किसी भी स्थल पर, सरकारी या प्राइवेट किसी भी स्थल पर कार्य करते समय यदि महिलाओं के साथ में लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उससे रोकथाम के लिए एक अधिनियम बनाया गया 2003 के अंतर्गत। पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाया गया 1994, यानी कि इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के भ्रूण की जांच करना और लिंग निर्धारण की जो जांच की जाती है इसे रोका गया। इसकी रोकथाम के लिए 1994 के अंतर्गत ये एक्ट लाया गया। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। दोस्तों संविधान के आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत इस बात की व्याख्या की गई है कि व्यक्ति का वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा और उसी के लिए एक अधिनियम भी लाया गया 1956 में। संविधान के प्रारंभ में भी कहा गया है कि व्यक्ति का वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आती है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यानी कि घर पर रह करके या परिवार में रह करके महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है या उनकी हिंसा की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, तो उसे रोकथाम के लिए सन 2005 के अंतर्गत एक अधिनियम लाया गया। इन विषयों पर हम विषयवार अध्ययन करेंगे कि किसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों सबसे पहले ये विशेष प्रकार के एक अपराध होते हैं। यदि कोई बाल विवाह करता है तो अपराध की श्रेणी में होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि दहेज के कारण किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित करने से उसकी मृत्यु होती है, उसके शारीरिक अंग को चोट पहुंचाई जाती है, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो इस एक्ट के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा या दंडनीय होगा। सती रोकथाम अधिनियम, सरकार ने इस पर विशेष प्रकार से रोक लगा रखी है कि वर्तमान में महिलाएं सती नहीं होंगी, यानी कि अपने पति की मृत्यु के बाद में सती होने का जो प्रावधान है वो निषेध कर दिया गया है 1987 के अंतर्गत। यदि ऐसा कोई महिला प्रयास करती है या महिला को प्रेरित किया जाता है तो उन विषयों पर हम अध्ययन करेंगे कि उसके लिए क्या क्या दंड और सजा का प्रावधान किया गया है। स्त्री लज्जा भंग करने के संदर्भ में स्त्रियों की लज्जा किसी भी प्रकार से कोई चित्रांकन दिखा करके या किसी भी प्रकार से उनकी लज्जा भंग होती है, उनकी मर्यादा भंग होती है, तो उसे रोकथाम के लिए ये कानून लाया गया और ये भी एक अपराध की श्रेणी में होगा। इसके तहत क्या क्या सजा का प्रावधान होगा, क्या नहीं होगा, वो सारा विषय हम अध्ययन करेंगे। महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2003 के अंतर्गत कि काम करते हुए महिलाओं के साथ में यदि लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है तो अपराध की श्रेणी में होगा। क्या सजा होगी, क्या नहीं होगी, अपराध जमानतीय होगा या अजमानतीय होगा, इस पर भी विचार करेंगे। पीसीपीएनडीटी एक्ट अधिनियम किस व्यक्ति के लिए जांच करने का अधिकार होगा। गर्भवती महिलाएं सोनोग्राफी जो मशीन वगैरह होती हैं यहाँ जांच करवाने के लिए जाते हैं, तो इनके लिए क्या, यदि कोई लिंग निर्धारण की जांच करता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान होगा, क्या नहीं होगा, उस पर अध्ययन करेंगे। अनैतिक व्यापार, यदि कोई व्यक्ति का वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय करता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान होगा और घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या प्रावधान होगा। दोस्तों ये अपराध हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अपराध का उल्लेख या अपराध की परिभाषा का उल्लेख आईपीसी की धारा किसके अंतर्गत किया गया है, क्या अपराध होगा,
अपराध का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, कैसे उसके बारे में पता लगता है कि कौन सा अपराध है, किस अपराध के लिए क्या सजा का प्रावधान होगा, वो सारा हम विषयवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपराध की अगर बात करें, अपराध की अगर बात करें तो अपराध को आईपीसी की धारा 40 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धारा में परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 40 के अंतर्गत अपराध की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। अपराध देखिएगा, एक तो होता है सामाजिक अपराध, दूसरा होता है राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, संवैधानिक। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों का या सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है तो सामाजिक अपराधी होता है या सामाजिक अपराध करता है। राजनीतिक गतिविधियों का या राजनीतिक गतिविधियों में रह करके कोई अपराध करता है तो वो राजनीतिक अपराधी होगा। यदि कोई कानून बनाया गया या किसी नियम का उल्लंघन करता है तो वो कानूनी अपराध होगा। धार्मिक गतिविधियों का या धार्मिक गतिविधियों में रह करके या किसी धर्म विशेष को टारगेट करके कोई बात कहता है जिससे किसी धर्म को ठेस पहुंचती है या उस धर्म का निरादर होता है तो वह भी अपराध होगा। संवैधानिक, संविधान के अंतर्गत जो जो प्रावधान बनाए गए हैं उन विषयों का यदि व्यक्ति दुरुपयोग करता है या उनके विषय में कोई विशेष गलत बात बोलता है भारत के संविधान के, तो वह संवैधानिक अपराध होगा। संविधान के अंतर्गत जैसे मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो वह अपराधी होगा। इस अपराध की जो व्याख्या की गई है वो आईपीसी की धारा 40 के अंतर्गत परिभाषित की गई है। आगे देखिएगा, अपराध का रिकॉर्ड कौन रखती है। जो भी अपराध किए जाते हैं इन अपराधों का रिकॉर्ड कौन करती है। अपराधों का रिकॉर्ड कौन रखती है, रिकॉर्ड या ब्यौरा। अपराध का रिकॉर्ड या ब्यौरा एनसीआरबी के द्वारा रखा जाता है। एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत जो भी हमारे देश के अंतर्गत अपराध होते हैं इनका रिकॉर्ड एनसीआरबी के अंतर्गत एक रजिस्टर के अंतर्गत इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत। इस अपराध की निगरानी कौन करती है। अपराध की निगरानी, इस अपराध जो भी अपराध किए जाते हैं व्यक्ति के द्वारा इन अपराधों पर जो निगरानी रखेगा वो पुलिस रखेगी। पुलिस के द्वारा अपराधों पर निगरानी रखी जाती है। दोस्तों, अपराधों का रिकॉर्ड एनसीआरबी के रजिस्टर में यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत अपराधों का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितने अपराध भारत में हुए हैं, कितने महिलाओं के, कितने बच्चों के, कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के, जो पूरा रिकॉर्ड होगा, कैसा भी जो भी अपराध होगा वो सारा रिकॉर्ड कि भारत में बाल अपराध कितने हुए हैं, भारत के अंतर्गत महिला अपराध कितने हुए हैं, दुष्कर्म के मामले कितने हुए हैं, कहां किस राज्य में सबसे ज्यादा हुए हैं, किस में सबसे कम हुए, वो पूरा रिकॉर्ड इसके अंतर्गत रखा जाता है। और भारत के अंतर्गत इन अपराधों पर जो निगरानी रखी जाती है वो रखी जाती है पुलिस के द्वारा। दोस्तों, एनसीआरबी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी करें हम कि एनसीआरबी की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 11 मार्च 1986 को। 11 मार्च 1986 के दिन इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। एनसीआरबी का मुख्यालय कहां है। मुख्यालय की अगर बात करें तो एनसीआरबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत NH
नेशनल हाईवे 8। नेशनल हाईवे 8 पर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है महिपालपुर। महिपालपुर, यहां एनसीआरबी का मुख्यालय है। इसके निदेशक है रामपाल पवार। इसके निदेशक हैं। एनसीआरबी का जो गठन किया जाता है या एनसीआरबी भारत के किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो मंत्रालय की अगर बात करें तो एनसीआरबी आती है गृह मंत्रालय के अधीन आती है। एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। यदि हम बात करें कि एनसीआरबी का जो गठन किया गया है वो कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया, एनसीआरबी का गठन, एनसीआरबी का गठन किया गया टंडन समिति की सिफारिश पर। टंडन समिति की सिफारिश पर। टंडन समिति की सिफारिश पर एनसीआरबी का गठन किया जाता है। दूसरा, ये टंडन समिति ने अपनी रिपोर्ट या इस समिति का जो गठन किया गया ये 1977 में इसका गठन किया गया। 1981 के अंतर्गत इसने अपनी एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा कि भारत के अंतर्गत अपराधों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक एनसीआरबी की स्थापना करनी चाहिए और इसके अंतर्गत ये एनसीआरबी अपराधों का रिकॉर्ड या ब्यूरो अपने पास में रखेगा। दोस्तों, एनसीआरबी के पास में पूरे देश का डेटा रहता है कि भारत के अंतर्गत किस श्रेणी में कितने अपराध किए गए हैं। ये पूरा रिकॉर्ड एनसीआरबी रखती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना के बारे में हमने देखा कि इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को होती है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली के अंतर्गत नेशनल हाईवे 8 पर और जगह है आपकी महिपालपुर। इस जगह पर एनसीआरबी का मुख्यालय है। इसके निदेशक है रामपाल पवार। मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन ही अपना काम करती है और इसका जो गठन या इसका जो निर्धारण किया गया ये टंडन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। 1977 से लेकर के 1981 तक किया गया। दोस्तों, हमने अपराध के बारे में कि अपराध एनसीआरबी अपराधों का रिकॉर्ड कौन रखती है कौन नहीं रखती इसके बारे में चर्चा की। हम आने वाले टॉपिक में हम शुरू से पढ़ेंगे कि सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, फिर उसके बाद में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ये जितने भी अपराध होंगे इनके बारे में डिटेल से विषयवार अध्ययन करेंगे। एनसीआरबी के अंतर्गत फिर आईपीसी के अंतर्गत, पहला एनसीआरबी फिर आईपीसी, ये सारा विशेष रूप से चर्चा करने के बाद में हम एक एक टॉपिक को विषयवार अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।